मैं अंशुमान सर, आपका आस्था कोचिंग आजमगढ़ यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज मैं क्लास 12th यूपी बोर्ड संबंध एवं फलन चैप्टर स्टार्ट करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। क्लास 12th संबंध एवं फलन जो चैप्टर है उसको पढ़ने से पहले हम क्लास 11th के जो समुच्चय और संबंध एवं फलन वाला चैप्टर है उससे कुछ टर्म जो है वो हम रिवाइज कर लें, ताकि हमें क्लास 12th की चीज़ों को समझने में आसानी मिले। क्लास 12th में था 11th में था एक समुच्चयों का कार्तीय गुणन। समुच्चयों का कार्तीय गुणन क्या होता है वो समझते हैं कि अगर कोई दो समुच्चय हमें दे दिए जाएं ए बी सी, एक हमारा समुच्चय है ए और एक समुच्चय है बी, और इन दोनों समुच्चयों से ये होगा ए क्रॉस बी, यही हमारा कार्तीय गुणन है। इन दोनों समुच्चयों से समुच्चय ए का बी के साथ जो भी संबंध बनेगा, जो भी टर्म बनेंगे A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 और C3, यहाँ सभी जगह कॉमा रहेगा। ये सेट की प्रॉपर्टी ये पता ही है आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं ए क्रॉस बी जो दिया हुआ है वो क्या है, संबंध समुच्चय ए और बी के बीच जो संबंध है या जो सबसेट है वो है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। यहाँ पे एक चीज और आप देख रहे हैं कि जो A क्रॉस B में जो A है उसके सारे एलिमेंट पहले यहाँ पे लिखे गए हैं और जो B है वो सेकेंड है, तो इसके सारे एलिमेंट क्या है, सेकेंड पोजीशन पे है, ठीक है। और सेकेंड है इसमें क्रमित युग्म। क्रमित युग्म क्या है, ये जो देख रहे हैं आप पेयर A1 A2 A3 B1 B2 B3, यही क्रमित युग्म है। ये पेयर जो है एक ऑर्डर में होता है, उस ऑर्डर को हम चेंज नहीं कर सकते। अगर उस ऑर्डर को चेंज करेंगे तो मतलब भी हमारा क्या होगा, बदल जाएगा। जो A1 को अगर हम 1A कर दें तो वो A क्रॉस B नहीं B क्रॉस A हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्रमित युग्म है, इस युग्म को हम बदल नहीं सकते। अगर बदलेंगे तो हमारा क्या होगा, कार्तीय गुणन भी बदल जाएगा। या आपको A क्रॉस B दे दिया गया और आप 1A लिखेंगे तो वो आपका क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको A क्रॉस B दिया है तो A के एलिमेंट पहले होंगे और B के एलिमेंट बाद में होंगे, ठीक है। फिर दूसरा है संबंध। संबंध क्या होता है, किसी अरिक्त समुच्चय A से अरिक्त समुच्चय B, मतलब जो उसमें कोई ना कोई एलिमेंट हो, जब एलिमेंट होगा तभी तो हम संबंध बनाएंगे। अरिक्त समुच्चय A से अरिक्त समुच्चय B में संबंध कार्तीय गुणन A क्रॉस B का एक उप समुच्चय होता है। कार्तीय गुणन A क्रॉस B का एक उप समुच्चय होता है, मतलब ये A और B दिया है, A क्रॉस B ये पूरा का पूरा है। अगर हम संबंध इसमें एक संबंध दिखाना चाहें, एक रिलेशन R से डिनोट करते हैं, तो इसमें से कोई भी हम एलिमेंट ले लें, A1 B1 और C1 ये ले लेते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, एक संबंध हो गया। संबंध क्या है कि ये जो सेट A है सेट B के केवल 1 से रिलेशन रखेंगे, केवल नेचुरल नंबर का जो फर्स्ट एलिमेंट है एक, उससे संबंध रखेंगे, तो ये हमारा एक संबंध हो गया, ठीक है। अगर रिक्त समुच्चय हो जाए कोई, तो जो संबंध होगा वो भी हमारा क्या होगा, एक रिक्त समुच्चय ही होगा। इसमें एक टर्म और आता है प्रांत, परिसर और सप्रांत। प्रांत, परिसर और सप्रांत, ये समझाने के लिए हम एक मैपिंग कर रहे हैं, वहां से समझते हैं। A B C 1 2 3, अगर इसको यहां से मिला दें, ठीक है, A1 B2 और C3 ऐसे ही रहने दें, तो यहां पे क्या होगा, जो हमारा प्रांत होगा वो ये पूरा का पूरा होगा ABC। जो हमारा सह प्रांत होगा वो ये होगा 1 2 3, और जो परिसर होगा, जो रेंज होगा परिसर, वो होगा 1 2, जिससे हमारी इमेज बनेगी। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, मैंने C पे कहीं भी इमेज नहीं बनाया है, इसका मतलब ये नहीं कि ये रिलेशन नहीं है। फंक्शन में यहाँ पे रिलेशन बनाना जरूरी होता है, ठीक है। प्रांत में कुछ भी खाली ना हो, ये फंक्शन का नियम है। रिलेशन संबंध में नहीं होता है, केवल फलन में होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो A1 हो गया, B2 हो गया और C3 भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ABC हमारा हो जाएगा प्रांत ABC। जो परिसर है वो क्या हो जाएगा 1 2 3, और जो सप्रांत है वो पूरा का पूरा ये सेट बी हो जाएगा 1 2 3 4।
यहाँ पे सेट बी मैंने 1 2 3 लिया है, लेकिन यहाँ पे समझाने के लिए सेट बी मैं 1 2 3 4 लिया हूँ। ठीक है, ये चीजें क्लास 11th की थी। बाकी फलन के बारे में भी थोड़ा सा हम आगे बात करेंगे। संबंधों के प्रकार, संबंधों के प्रकार, पहला है रिक्त संबंध और दूसरा है सार्वत्रिक संबंध। रिक्त संबंध मतलब नल सेट, वाइड सेट या एम्प्टी सेट बोलते हैं। सार्वत्रिक संबंध मतलब कि यूनिवर्सल रिलेशन, ये सेट नहीं बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं, वाइड रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, अब देखिए संबंधों के प्रकार में क्या क्या है। रिक्त संबंध, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक सेट हम समुच्चय लेते हैं ए और वहां लिखते हैं 1 2 3। अब एक ऐसा रिलेशन हम बनाते हैं री ए बी सच दैट, एक रिलेशन ए बी है वेयर ए माइनस बी इक्वल टू 10। हमें आर एक ए बी ऐसा रिलेशन चाहिए जो ए माइनस बी क्या हो 10 के इक्वल। तो यहाँ पे अच्छा ए और बी जो एलिमेंट है वो बिलोंग करेंगे ए से, ए बी जो है वो बिलोंग करेंगे ए से। यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 2 3 4, कुछ भी आप माइनस कर लो 10 तो नहीं आएगा, कुछ भी आप कर लीजिए 10 नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है ये रिलेशन क्या बनेगा, एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, फर्स्ट वाला क्या हो गया, एम्प्टी रिलेशन। सेकंड है सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध मतलब यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस ए, ये पूरा का पूरा ए क्रॉस ए अगर हम लिख दें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सार्वत्रिक संबंध। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस ए, पूरा का पूरा लिख दें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सार्वत्रिक संबंध। पूरा का पूरा मतलब 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4, ऐसे ही लास्ट तक 4 4, ये पूरा लिख दें, ये हमारा क्या हो गया, सार्वत्रिक संबंध। मतलब सारे संबंध इसमें हैं। ओके, अब आगे देखते हैं तुल्यता संबंध। तुल्यता अगली टॉपिक हमारी तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध और संक्रामक संबंध, ये क्या होते हैं। स्वतुल्य संबंध क्या होता है, यदि कोई सेट ए हो और उसका क्रमित गुणन हमारे पास दिया हो, जिसके प्रत्येक एलिमेंट, जितना जो सेट ए हमारा, उसमें जो सारे एलिमेंट हैं स्मॉल ए, सभी किससे बिलोंग कर रहे हैं, ए से। और वहां पे रिलेशन में हमें क्या मिलना चाहिए, ए ए, मतलब हर एलिमेंट का खुद के साथ एक रिलेशन, एक संबंध होना चाहिए। हर एलिमेंट का क्या होना चाहिए, खुद के साथ एक संबंध होना चाहिए। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं समांतर लाइन की, तो कोई भी रेखा, कोई भी लाइन जो है वो खुद के समांतर होती है। जैसे ये पेन है, इसके पेन के समांतर ये खुद है, तो ये पेन क्या हो जाएगी, उसके समांतर हो जाएगी। एक एग्जांपल भी देख लेते हैं, ए 1 2 3। तो यहाँ पे जो हमारा रिलेशन है ये 1 1 2 2 3 3। यहाँ पे देख रहे हैं जितने भी एलिमेंट हैं वो सबका क्या, अपने खुद के साथ एक संबंध है, 1 1 2 2 3 3। ये हमारा क्या है, स्वतुल्य संबंध है। ये R1 से डिनोट कर दे रहा हूं। R2 देखिए 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3। ये भी हमारा क्या है, स्वतुल्य संबंध है, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 है, ये 1 2 2 3 उसके अलावा है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या करना है, जो सेट ए है उसमें जितने एलिमेंट है हर एलिमेंट के साथ क्या होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। तो ये R2 भी हमारा क्या है, स्वतुल्य संबंध है। R3 देखते हैं 1 1 2 2 1 2 2 3। ये स्वतुल्य संबंध नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास सेट ए दिया हुआ है, अगर ए क्रॉस ए निकाले, हम कार्तीय गुणन करें तो हमें 1 1 2 2 और 3 3 चाहिए ही चाहिए। और यहाँ पे 1 1 और 2 2 है, 3 3 नहीं है, क्योंकि सभी एलिमेंट की बात की जा रही है। सभी एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। अगर खुद के साथ रिलेशन है तभी वो क्या होगा, स्वतुल्य संबंध होगा। अगर खुद के साथ रिलेशन नहीं है तो वो स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। ओके, सेकेंड है सम्मित संबंध। सम्मित संबंध क्या है,
यदि समस्त जितने भी एलिमेंट हैं A1 A2 जो बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए से, सेट ए से, वो A1 A2 अगर बिलोंग कर रहा है R से, मतलब A1 A2 अगर उस रिलेशन में है तो हमें A2 A1 भी चाहिए। अगर A1 A2 उस रिलेशन में है तो A2 A1 भी चाहिए। अगर ये है तो वो क्या हो जाएगा, सममित संबंध होगा। जैसे मैंने लाइन के ही बारे में बात किया था, ये लाइन है और इस लाइन के समांतर ये मेरा हाथ है। तो अगर हम ये कहें कि ये हाथ और ये पेन दोनों क्या है, समांतर हैं, तो हम ये भी कर सकते हैं कि ये पेन ये हाथ भी समांतर है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के क्या है, समांतर हैं। तो बात तो वही हुई। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं ना, अगर रिलेशन कोई बनाए समांतर का, तो ये भी कह सकते हैं ये पेन और ये हाथ समांतर है, ये हाथ और ये पेन समांतर है। A1 A2 बिलोंग कर रहा है और A2 A1 भी बिलोंग कर रहा है। एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे हमारा जो दिया हुआ है सेट A, अगर उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाए तो 1 1 2 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 ये बनेगा। टोटल 9 बनेंगे। यहां पे देखते हैं रिलेशन 1 1 2 2 1 2 2 1, ये हमारा सममित संबंध है। कैसे है, क्योंकि ये 1 1 है तो 1 1 का 1 1 ही होगा, 2 2 है तो 2 2 का 2 2 ही होगा, 1 2 है तो 2 1 है, 2 1 है तो 1 2 है। ये हमारा क्या है, सममित संबंध है। ये R1 हो गया। R2 देखते हैं, 1 2 2 1 1 3, ये सममित संबंध नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 1 2 और 2 1 तो है, लेकिन 1 3 है तो इसमें 3 1 नहीं है, इसलिए ये क्या है, सममित संबंध नहीं है। आगे एग्जाम्पल भी दिए हैं, वहां पे और भी स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे समझते चलिए। संक्रामक संबंध क्या है, संक्रामक संबंध यदि समस्त A1 A2 A3 बिलोंग करें A से, तो A1 A2 बिलोंग करें R से और A2 A3 भी क्या करें, बिलोंग करें R से, तो हमें वहां पे क्या मिलना चाहिए, A1 A3 भी मिलना चाहिए। अगर मैं बात करूं जैसे लाइन का ही, समांतर 3 लाइन, ये हमारा हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, इसको मान लीजिए समांतर है, क्योंकि समांतर दिख नहीं रहा है, मान ही लीजिए अभी A1 A2 A3 तीनों समांतर है और हमारा जो रिलेशन है वो ये है कि ये आपस में समांतर है। A1 A2 समांतर है, A2 A3 के समांतर है, तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि A1 A3 भी क्या होंगे, समांतर होंगे। तो A1 A2 समांतर, A2 A3 समांतर, तो A1 A3 भी क्या होगा, समांतर होगा। एक छोटा सा एग्जांपल इसका देखते हैं। वन टू टू थ्री 1 3, यहाँ देखिए 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 भी है और किसी से कोई मैच नहीं होगा। देखिए 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 है, तो ये क्या आ गया, हमारा संक्रामक संबंध है। एक दूसरा लेते हैं, 1 2 2 3 1 3 और 1 1। देखिए 1 2 है, 2 3 है, 1 3 है, ये 1 1 है, तो ये 1 1 के हिसाब से देखें, ये A1 ये A2 मान लें और ये A2 और A3 मान लें, तो 1 1 है, 1 2 है, तो 1 2 चाहिए, तो ये 1 2 क्या है, खुद है, तो यहां भी क्या हो जाएगा, संक्रामक संबंध होगा। ये फर्स्ट वाला तो इससे हो गया ना, 1 2 2 3 तो 1 3 है, यहाँ पे 1 1 है और 1 2 है, इसको इस तरह से लिख देता हूं, 1 1 है और 1 2 है, A1 A2 है, A2 A3 है, तो हमें A1 A3 चाहिए। A1 A3 मतलब फिर क्या होगा, 1 2 ही होगा ना, A1 A3, तो 1 2 तो है ही, तो ये क्या हो गया, संक्रामक संबंध हो गया। अब बात करते हैं तुल्यता संबंध की। तुल्यता संबंध क्या होगा, तुल्यता संबंध अगर कोई सेट A है और उसका अगर हम क्रमिक कार्तीय गुणन निकाल लें, तो उसकी डिफिनेशन जो बनेगी वो क्या बनेगी, एक तुल्यता संबंध तभी कहलाएगा यदि उसमें क्या हो, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों संबंध हों। तुल्यता संबंध तभी आप प्रूफ करेंगे अगर तीनों संबंध मिल रहे हो। अगर संबंध नहीं मिल रहे हैं तो तुल्यता संबंध नहीं होंगे। ओके, अगर तुल्यता संबंध क्या होगा, जिसमें स्वतुल्य हो, सममित हो, संक्रामक हो, अगर तीनों संबंध मिल रहे हैं तभी वो तुल्यता संबंध कहलाएगा।
अन्यथा नहीं कहलाएगा। एग्जाम्पल 2 देखते हैं। मान लीजिए कि टी किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है। समुच्चय टी में आर T1 T2 सच दैट T1 T2 के सर्वांग सम है। एक संबंध है, सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। यहाँ पे जो R हमें गिवन है वो कोई त्रिभुज है T1 और T2 सच दैट T1 T2 क्या है, T1 T2 के सर्वांग सम है। सर्वांग सम है तो हमें संबंध जो दिखाना है वो ये दिखाना है कि ये तुल्यता संबंध होगा। तो तुल्यता संबंध होने के लिए हमें क्या मिलना चाहिए, तीनों रिलेशन। कौन कौन से, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। तो तीनों रिलेशन के बारे में पहले बात कर लेते हैं। स्वतुल्य के बारे में बात करते हैं। तो स्वतुल्य होगा कि नहीं होगा, आप समझिए T1 अगर कोई एक ट्राइंगल दे दिया जाए, एक त्रिभुज दे दिया जाए, तो वो त्रिभुज खुद के सर्वांग सम होगा कि नहीं, होगा ना। हर त्रिभुज खुद के सर्वांग सम होता है। तो ये जो T है वो खुद के सर्वांग सम होगा कि नहीं, तो T बिलोंग करेंगे R से। क्यों बिलोंग करेंगे, क्योंकि हर त्रिभुज खुद के सर्वांग सम होता है। दूसरा क्या है, सममित। सममित संबंध है कि नहीं, अगर यहां पे दो त्रिभुज फिर से बना लेते हैं, ये T1 है और ये T2 है और दोनों आपस में क्या है, सर्वांग सम है, तो आप लिखेंगे T1 T2 बिलोंग करेंगे R से। मतलब T1 किसके सर्वांग सम है, T2 के। तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि T2 सर्वांग सम है किसके, T1 के। T1 T2 के सर्वांग सम है, तो ये बोल सकते हैं ना T2 T1 के सर्वांग सम होगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, T2 सर्वांग सम होगा T1 के। तो मतलब T1 T2 बिलोंग करेगा R से, तो T2 T1 भी बिलोंग करेगा R से। थर्ड है संक्रामक। संक्रामक संबंध क्या होता है वो समझ लेते हैं। ये T1 T2 और एक ट्राइंगल और बनाते हैं T3। और ये T1 T2 के सर्वांग सम है और T2 T3 के। T1 T2 सर्वांग सम है इसलिए बिलोंग करेंगे R से। T2 T3 के सर्वांग सम है इसलिए बिलोंग करेगा R से। तो हमें पता है कि T1 T2 बिलोंग कर रहा है, सर्वांग सम है, और T2 T3 भी सर्वांग सम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि T1 T3 के भी क्या हो जाएगा, सर्वांग सम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि T1 T3 भी क्या होंगे, बिलोंग करेंगे R से। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि स्वतुल्य संबंध है, सममित है, संक्रामक संबंध है, अतः R क्या हो जाएगा, तुल्यता संबंध कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 3, यानी मान लीजिए कि यल किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है तथा R L1 L2 पर लंब है। समुच्चय यल में परिभाषित एक संबंध है। सिद्ध कीजिए कि R सममित है किंतु यह न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रामक है। हमें यह दिखाना है कि ये क्या है, आपस में सममित है लेकिन स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है। तो समझ लेते हैं। जो रिलेशन है वो रिलेशन क्या दिया गया है, एग्जाम्पल 3 का रिलेशन है हमें L1 L2, दो लाइन है और वो दोनों लाइनें कैसी हैं, L1 L2 पर लंब है। L1 L2 पर लंब है। तो स्वतुल्य दिखाना है, तो स्वतुल्य दिखाने का मतलब ये अगर L1 है, ये L2 है, तो आप ये ऐसे समझिए क्या कोई रेखा खुद पे लंब हो सकती है क्या, कभी नहीं हो सकती। ये L1 क्या खुद पे लंब हो सकता है, नहीं। तो यहां पे लिखेंगे L नॉट बिलोंग टू R। क्यों नहीं बिलोंग होगा, क्योंकि कोई रेखा खुद पे लंब नहीं हो सकती। L1 L2
बिलोंग टू आर, तो L2 L1 भी क्या होगा, बिलोंग करेगा आर से। क्यों करेगा, क्योंकि L1 L2 क्या है, एक दूसरे पर लंब है। ओके, तो L2 L1 भी क्या है, एक दूसरे पर लंब है। ये L1 L2 पे लंब है और L2 L1 पर लंब है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि L2 L1 L2 बिलोंग कर रहा है आर से, तो L2 L1 भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा आर से। अब यहाँ पे देखते हैं L1 L2 बिलोंग कर रहा है आर से और L2 L3 बिलोंग कर रहे हैं आर से। L1 L2 है और L2 पे क्या कर रहा है, L3 भी कोई क्या कर रहा है, लंब है। ये हमारा L3 हो गया। अब यहाँ पे आपको लग रहा है कि L1 और L3 आपस में रिलेशन बनाएंगे क्या, L1 L3 क्या है, आपस में लंब होंगे, कभी नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या, संक्रामक भी नहीं है। यहाँ पे स्वतुल्य हो गया, नहीं होगा क्योंकि खुद कोई रेखा आपस में लंब नहीं होती। सममित होगा क्योंकि L1 L2 है, तो L2 L1 भी होगा, मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंब होंगी। संक्रामक नहीं होगा, क्यों, क्योंकि L1 L2 लंब है, L2 L3 लंब है, तो L1 और L3 कभी भी लंब नहीं होंगे एक दूसरे पर, इसलिए संक्रामक भी नहीं होगा। ओके, अब देखते हैं एग्जाम्पल 4। दिया सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में एक रिलेशन R है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 द्वारा प्रदत्त संबंध स्वतुल्य है, परंतु न तो सममित है और न ही संक्रामक है। तो हमें दिखाना है कि वो न तो सममित है और न ही संक्रामक है। और जो रिलेशन है वो देख लेते हैं। कोई समुच्चय दिया हुआ है, सेट दिया हुआ है A और वो है 1 2 3, ये गिवन है। R है, रिलेशन है हमारा 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 3। ये दिया हुआ है। संबंध स्वतुल्य है क्योंकि ए बिलोंग कर रहा है R से और A बिलोंग कर रहा है A से, फॉर ऑल A मतलब सभी A। ओके, यहां देख रहे हैं 1 1 A 1 2 3 है, 1 1 2 2 3 3 है, इसलिए स्वतुल्य है। सेकंड है सममित। सममित में देखिए यहां से ये 2 3 है और ये 3 3 है, तो 2 3 भी है। ये 1 2 है, ये 2 3 है। सॉरी, सममित की बात कर रहे हैं, तो सममित की बात करेंगे तो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, ये 1 1 हो गया, ये 2 2 भी हो गया, 3 3। 1 2 है तो क्या 2 1 है, नहीं है। 2 3 है तो क्या 3 2 है, नहीं है। किसी एक को दिखा दीजिए 1 2 बिलोंग टू आर, बट लेकिन क्या है 2 1 नॉट बिलोंग टू आर। जब 2 1 बिलोंग ही नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, सममित नहीं है। संक्रामक की बात करते हैं, 1 2 2 3 है तो 1 3 भी होना चाहिए, क्योंकि 1 2 और 2 3 है तो 1 3 भी क्या होना चाहिए, और 1 3 यहाँ पे नहीं है। तो हम लिखेंगे 1 2 बिलोंग टू आर, 2 3 बिलोंग टू आर, बट 1 3 डज नॉट बिलोंग टू आर। 1 3 संबंध आर में नहीं है। ठीक है, यहां पे देख रहे हैं 1 2 बिलोंग कर रहा है आर से, 2 3 बिलोंग कर रहा है, तो 1 3 भी बिलोंग करना चाहिए। 1 3 इसमें कहीं है नहीं है। तो यहां पे देखने के बाद क्या पता चला, स्वतुल्य है, सममित और संक्रामक नहीं है। ओके, और अब सीधे हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 1.1 नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया समुच्चय ए 1 2 3 13 14 1 2 3 13 14 में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर बराबर एक्स वाई ऐसा है कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, मतलब एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये एक ऐसा रिलेशन है जो हमें दिखाना है। तो अगर ये 3x माइनस वाई को हम ऐसे भी लिख लें 3x इक्वल टू वाई, ठीक है। तो अब हम r जो लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, x की जगह पे 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 3 आएगी, 2 रखेंगे तो 6 आएगी, 3 रखेंगे तो 9, 4 रखेंगे तो 12, 5 रखेंगे तो 15 आएगा। तो वो नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि 5 6 7 तो है लेकिन 14 से ऊपर a नहीं है, तो वो एलिमेंट हम नहीं लिखेंगे। ओके, तो ये हमारा
आर बन गया। अब इसमें हमें दिखाना है कि स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है या नहीं है। सममित नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि 1 1 2 2 3 3 ये है ही नहीं, केवल एक एग्जाम्पल देंगे तब भी हो जाएगा। सममित सॉरी आर स्वतुल्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 1 2 2 डज नॉट बिलोंग टू आर। ये जितने भी दिए हुए हैं इसमें से कोई भी क्या है इससे रिलेशन नहीं रख रहा है। फिर अगला है सममित, स्वतुल्य नहीं है। फिर आर सममित है या नहीं है वो देखते हैं। आर सममित नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि 1 3 तो बिलोंग कर रहा है आर से। क्या 3 1 बिलोंग कर रहा है? 3 1 बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा। तो जब ये 3 1 बिलोंग नहीं कर रहा है इसका मतलब सममित भी नहीं है। अब आर संक्रामक है कि नहीं है वो भी समझते हैं। 1 3 है, 3 9 है तो 1 9 होना चाहिए, तो आर संक्रामक भी नहीं है। आर संक्रामक नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि 1 3 बिलोंग कर रहा आर से, 3 9 बिलोंग कर रहा आर से, बट 1 9 बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये संक्रामक भी नहीं है। अब देखते हैं फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में r, मतलब प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय n मतलब कि जितने भी हमारे नेचुरल नंबर है वो डिनोट करता है। n में एक समुच्चय दिया हुआ उसके बारे में बात कर रहे हैं। जो रिलेशन है वो क्या है? एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू x प्लस 5 तथा x की वैल्यू क्या है? लेस देन 4। जो हमारा सेट है ना वो सेट क्या है? n है, नेचुरल नंबर, मतलब कि 1 2 3 डज इनफाइनाइट। और यहां पे जो रिलेशन है वो क्या है? रिलेशन है एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू x प्लस 5 तथा x इज लेस देन 4। ओके, अब ये डिफाइन किया गया r और a हमारा ये है, n दिया गया मतलब नेचुरल नंबर। तो पहले तो हम देख लें कि हमारा रिलेशन जो बनेगा वो क्या होगा। रिलेशन जो हमारा बनेगा वो क्या होगा? x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6। x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7। 3 रखेंगे तो 9। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि x की वैल्यू क्या है? लेस देन 4 है। 4 नहीं रख सकते, इक्वल का साइन लगा होता तो 4 रखते। तो यहां पे भी देख रहे हैं 1 1 2 2 3 3 कुछ है ही नहीं, तो इसलिए स्वतुल्य नहीं होगा। सममित भी नहीं होगा क्योंकि 1 6 है तो 6 1 नहीं है। अब बात आती है संक्रामक की। संक्रामक होगा कि नहीं होगा ये हमें समझना पड़ेगा कि ये संक्रामक होगा या नहीं होगा। तो ये संक्रामक होगा, क्यों होगा? क्योंकि यहां पे देखिए जो संक्रामक के लिए कंडीशन है वो क्या है? A1 A2 बिलोंग करे R से, A2 A3 बिलोंग करे R से, तो A2 A1 A3 भी क्या होना चाहिए? बिलोंग होना चाहिए R से। लेकिन यहां पे कोई A1 A2 और A2 A3 मिल ही नहीं रहा है। तो जब ये मिल नहीं रहा है तो इसका मतलब वो संबंध हमें ढूंढना ही नहीं है। तो वो संबंध नहीं ढूंढना है तो हम क्या कह देंगे कि ये संक्रामक है। अगर वो संबंध ही नहीं मिल रहे हैं A1 A2 और A2 A3 के, तो इसका मतलब वो संक्रामक है। संक्रामक की फिर वो कंडीशन हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो गया? हमारा संक्रामक है। अब देखते हैं फर्स्ट का थर्ड। फर्स्ट का थर्ड, यहां पे समुच्चय दिया हुआ है और इसमें रिलेशन क्या है? एक्स वाई, वाई भाज्य है एक्स से, ये दिया हुआ है। तो क्या संबंध बनेगा वो देखते हैं। पहला स्वतुल्य होगा, क्यों? क्योंकि एक्स एक्स जो प्रत्येक संख्या होती है वो स्वयं से क्या होती है? भाज्य होती है। 1 1 ले लें तो 1 1 से भाज्य है, 2 2 ले लें तो 2 2 2 से भाज्य है,
3 3 ले लें तो ऐसे ही 6 6 भी ले लेंगे तो वो क्या होगा, स्वयं से भाज्य होगा। तो इसका मतलब यक्स एक्स बिलोंग करेंगे आर से, प्रत्येक संख्या स्वयं से क्या होती है, भाज्य होती है, इसलिए स्वतुल्य संबंध है। सेकेंड, 2 और 4 ले लें तो 2 और 4 में देख रहे हैं कि वो तो बिलोंग करेगा आर से, क्योंकि 4 क्या होगा, भाज्य होगा 2 से, लेकिन उसमें 4 2 नहीं होगा, क्योंकि 2 क्या होगा, 2 तो नहीं भाज्य होगा 4 से, भाई 4 भाज्य होगा 2 से, लेकिन 2 क्या होगा, भाज्य नहीं होगा 4 से, इसलिए आर क्या होगा, सममित नहीं होगा। थर्ड है संक्रामक। संक्रामक में देखिए, संक्रामक में एक्स वाई बिलोंग टू आर और वाई जेड बिलोंग टू आर, मतलब कि जो y है वो क्या है, भाज्य है x से, और जो z है वो किससे भाज्य है, y से, तो z जो होगा वो किससे भाज्य हो जाएगा, x से भाज्य होगा। अगर देखना चाहें तो ऐसे भी देख लीजिए, 1 3 3 भाज्य है और 3 6 6 भी भाज्य है, तो 1 6 भी क्या होंगे, भाज्य होंगे कि नहीं, तो r क्या है, संक्रामक भी है। तो जो r है वो क्या क्या है, स्वतुल्य है, संक्रामक है, लेकिन सममित नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट क्या है। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में आर एक्स वाई एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, ये हमें दिखाना है। और जो यहाँ पे समुच्चय है वो क्या है, इंटीजर नंबर है। इंटीजर नंबर क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक, ठीक है, उसको हम जेड से डिनोट कर देते हैं, जेड ही होता है। और यहाँ पे जो रिलेशन है आर है वो क्या है, एक्स वाई, और एक्स वाई क्या है, एक्स वाई और एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, ये दिया हुआ है। तो पहली चीज तो ये देखते हैं कि ये स्वतुल्य संबंध है कि नहीं। तो स्वतुल्य संबंध है, क्योंकि x माइनस एक्स करेंगे तो 0 होगा। 0 क्या होता है, एक पूर्णांक होता है, 0 एक पूर्णांक है, ये 0 इंटीजर कहा जाता है ना, 0 पूर्णांक, ठीक है। तो ये क्या है, पूर्णांक है, मतलब x बिलोंग करेगा किससे, r से, मतलब क्या हो गया, स्वतुल्य है, r क्या है, स्वतुल्य है। सेकेंड आता है सममित। सममित देखते हैं, एक्स वाई बिलोंग टू आर, इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस वाई बिलोंग करेंगे r से, मतलब x माइनस वाई क्या होगा, एक पूर्णांक होगा ना। तो y माइनस एक्स और y माइनस एक्स करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये भी क्या होगा, एक पूर्णांक ही होगा ना। इसका मतलब क्या हुआ, वाई एक्स भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा आर से, मतलब जो आर है वो क्या है, सममित है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखना चाहें तो 2 माइनस 4 क्या आ जाएगा, -2, और 4 माइनस 2 ये भी 2, दोनों क्या है, इंटीजर ही है, पूर्णांक ही है, ठीक है। थर्ड क्या है, संक्रामक है। संक्रामक कैसे होगा, x1 x2 बिलोंग टू आर और x2 x3 बिलोंग टू आर। इसका मतलब कि इन दोनों का जो है, अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, माइनस करें, तो ये क्या आएंगे, एक पूर्णांक आएंगे, x1 माइनस x2 एक पूर्णांक है, और x2 माइनस x3 भी क्या होगा, एक पूर्णांक ही होगा। और हम जानते हैं कि दो पूर्णांक को एक साथ जोड़ दें तो वो क्या होगा, पूर्णांक ही आएगा, ठीक है। तो दो पूर्णांकों को एक साथ जोड़ें, हम जोड़ देते हैं, x1 माइनस x3 कर रहे हैं, x1 माइनस x3 मतलब x1 x3 होगा। तो ये x1 माइनस x3 को हम लिख सकते हैं x1 माइनस x2 प्लस x2 माइनस x3, ये भी एक पूर्णांक है, ये भी एक पूर्णांक है, तो दोनों मिलके क्या होंगे, एक पूर्णांक ही तो आएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x1 x3 भी क्या होगा, बिलोंग करेगा r से।
इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है आर, ये क्या है, संक्रामक है। आर क्या है, आर संक्रामक है। तो यहाँ पे जो आर दिया हुआ वह क्या हो जाएगा, स्वतुल्य भी है, सम्मित है और संक्रामक भी है, मतलब इसमें तुल्यता संबंध है। अब क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 4 था ये। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, फर्स्ट के 5th वाले में भी पार्ट वाइज है, ए बी सी डी ई, मैं बताते जा रहा हूं ऐसे ही। किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर है। जो ए गिवन है वो क्या है, आर इक्वल टू यक्स वाई, यक्स वाई है, कैसा है, यक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो स्वतुल्य संबंध होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो यक्स है वो वहीं पे काम करेगा, तो यक्स और यक्स क्या होंगे, एक ही जगह पे काम करेंगे ना, तो वहां पे क्या होगा, स्वतुल्य संबंध होगा। जैसे आप हैं जहां पढ़ते हैं, आप जहां पढ़ रहे हैं वहीं पे पढ़ेंगे ना, तो वो क्या हो गया, एक स्वतुल्य संबंध हो गया। दूसरा है सम्मित संबंध, दो फ्रेंड हैं आप दोनों लोग, फर्स्ट और सेकेंड, ये वाला भी फ्रेंड वहीं पे काम करता है जहां पे ये वाला करता है, तो अगर हम ये कहें कि ये और ये एक जगह काम करते हैं, x1 और x2, तो हम ये भी तो कह सकते हैं x2 और x1 भी क्या होते हैं, एक जगह ही काम करते हैं, एक ही स्थान पे काम करते हैं, ठीक है, तो वो सम्मित हो गया। संक्रामक भी होगा, x1 x2 x3, x1 x2 एक जगह काम करते हैं, x2 x3 भी एक जगह काम करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि x1 x3 भी वहीं पे काम करते हैं, तो ये क्या हो गया, संक्रामक भी हो गया। 5th का बी, बी क्या है, हाँ, आर दिया हुआ है एक्स वाई, एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, कब का 5th का सेकंड देखते हैं। बी, रिलेशन दिया है एक्स वाई, एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो यक्स जहां रहता है उसी मोहल्ले में रहेगा, तो वो स्वतुल्य है। सम्मित भी होगा, यक्स वाई दोनों एक मोहल्ले में, तो वाई एक्स भी एक ही मोहल्ले में होगा। एक्स वाई जेड संक्रामक के लिए एक्स वाई जेड 3 है, तो एक्स वाई एक ही मोहल्ले में, वाई जेड भी एक ही मोहल्ले में, तो एक्स जेड भी क्या होंगे, एक ही मोहल्ले में होंगे। तो लिखने का तरीका वैसे ही है जैसे पीछे आपने लिखा था ना, मैं बोल भी दे रहा हूं कि अगर आप दिखाएंगे स्वतुल्य संबंध तो आप लिखेंगे यक्स यक्स बिलोंग टू आर। क्यों, क्योंकि यक्स उसी मोहल्ले में है, अतः यक्स खुद भी उसी मोहल्ले में, तो वो स्वतुल्य संबंध हो गया। एक्स वाई बिलोंग टू आर, तो वाई एक्स भी बिलोंग टू आर है, क्यों है, क्योंकि यक्स वाई एक मोहल्ले में है, तो वाई एक्स भी एक ही मोहल्ले में है। फिर यक्स वाई जेड, एक्स वाई एक ही मोहल्ले में है, वाई जेड एक ही मोहल्ले में है, तो यक्स जेड भी क्या होंगे, एक ही मोहल्ले में होंगे, इसलिए वो संक्रामक भी है। 5th का सी देखते हैं, दिया आर एक्स वाई, एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक ठीक एग्जैक्ट 7 सेंटीमीटर ही लंबा है, उससे ना छोटा है ना उससे बड़ा है, तो कोई खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, इसलिए यक्स यक्स डज नॉट बिलोंग टू आर, यक्स यक्स बिलोंग नहीं करेगा आर से। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि कोई खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। मैं खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा कैसे होऊंगा, या आप ही खुद से 7 सेंटीमीटर लंबे कैसे होंगे, तो यक्स यक्स डज नॉट बिलोंग टू आर, अतः आर यहाँ पे तुल्यता संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है, ठीक है। फिर दूसरा है सम्मित, एक्स और वाई दो हैं, तो मान लेते हैं वाई क्या 7 सेंटीमीटर लंबा है एक्स से, तो ठीक है ये तो हो गया। लेकिन क्या आप ये भी कह सकते हैं कि वाई जो है एक्स से भी 7 सेंटीमीटर लंबा है, ये नहीं हो सकता, वाई क्या है, एक्स से 7 सेंटीमीटर छोटा है, तो एक्स वाई बिलोंग टू आर बट वाई एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर। थर्ड क्या होगा, एक्स वाई बिलोंग टू आर, मतलब y 7 सेंटीमीटर लंबा है, वाई जेड बिलोंग टू आर, मतलब z 7 सेंटीमीटर लंबा है, लेकिन यक्स जेड बिलोंग नहीं करेंगे आर से, क्योंकि यक्स और जेड के बीच में 14 सेंटीमीटर का डिफरेंस हो जाएगा, इसलिए यह संक्रामक भी नहीं होगा, ठीक है। न इसमें तुल्यता स्वतुल्य होगा, न ही सम्मित होगा, न ही संक्रामक होगा। थर्ड है डी आर एक्स वाई, एक्स वाई की पत्नी है, तो यक्स वाई की पत्नी है, तो यहां पे भी सीधे सीधे समझ सकते हैं यक्स यक्स कोई खुद की स्वयं की पत्नी नहीं हो सकता। एक्स वाई
एक्स वाई की पत्नी है तो वाई एक्स की पत्नी नहीं होगा, पति हो जाएगा। एक्स वाई पति पत्नी है, वाई जेड नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे संक्रामक भी नहीं होगा। नेक्स्ट भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, फर्स्ट का डी। अब हम चलते हैं प्रश्न 2 पे। सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर ए बी ए इज लेस देन बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध न तो स्वतुल्य है, न सम्मित और न ही संक्रामक है। प्रश्न 2, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर, जो यहाँ पे सेट है वो वास्तविक संख्याओं का सेट है। रिलेशन दिया हुआ है ए बी ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध आर न तो स्वतुल्य है, न सम्मित है और न ही संक्रामक है, ये हमें दिखाना है। तो यहाँ पे आर स्वतुल्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ये 1/2 है और ये 1/2 हो जाएगा तो बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि 1/2 तो ठीक है, और 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो वो होगा 1/4, और ये 1/4 क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या है? 1/4 ही लेस देन हो जाएगा 1/2 के। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है? स्वतुल्य नहीं है। सेकेंड, 1 2 बिलोंग करेगा आर से, क्योंकि 1 लेस देन हो जाएगा 2 स्क्वायर, बट 2 1, लेकिन 2 और 1 बिलोंग नहीं करेगा आर से। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि 2 वही रहेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। तो यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा 1 स्क्वायर से, और तो आर क्या होगा? सम्मित नहीं होगा। फिर थर्ड देखते हैं कि संक्रामक होगा कि नहीं। 3 2 लेते हैं, 3 2 करेंगे तो 3 इज लेस देन आर इक्वल टू 2 स्क्वायर मतलब 4 के, और 2 और 1.5 लेंगे तो 2 लेस देन आर इक्वल टू 1.5 होल स्क्वायर 2.25 आएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 और 1.5 क्या रिलेशन बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि ये तो 3 हो गया और 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो 2.25, तो जाहिर सी बात है इसकी वैल्यू जो ये है 1.5 का स्क्वायर, ये ग्रेटर देन होना चाहिए 3 से, बट यहाँ पे क्या है? ये 2.25 ही लेस देन है 3 से, 3 ग्रेटर है, अतः आर क्या है? संक्रामक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय ए 1 2 3 4 5 6 में आर, जो रिलेशन दिया गया है आर इक्वल टू ए बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 1 द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सम्मित या संक्रामक हैं। तो ये हमारा सेट है ए, और जो रिलेशन है वो क्या है? बी इक्वल टू ए प्लस 1। तो हम रिलेशन अगर निकालेंगे तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए की वैल्यू 1 होगी तो बी की वैल्यू 2 होगी, ए की वैल्यू 2 होगी तो बी की वैल्यू 3, ऐसे ही आगे भी लिख लें 3 4 4 5 और 5 6, इससे ज़्यादा तो होगा नहीं। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये आर जो है वह स्वतुल्य नहीं है, आर स्वतुल्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 4 4 ऐसा कुछ भी यहाँ पे बिलोंग नहीं कर रहा है। कोई भी आर से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए यह स्वतुल्य नहीं है। सम्मित भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 2 है लेकिन 2 1 इसमें नहीं है, 2 3 है लेकिन 3 2 नहीं है, 3 4 है लेकिन 4 3 नहीं है, 4 5 है लेकिन 5 4 नहीं है, 5 6 है तो 6 5 नहीं है। तो कोई एक एग्जाम्पल केवल देंगे, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा। तो आर सम्मित भी नहीं है। आर सम्मित नहीं है। आर सम्मित क्यों नहीं? एक एग्जांपल दे देंगे हम, 1 2 बिलोंग टू आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। 2 1 क्या है? बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए आर सम्मित भी नहीं है, संक्रामक भी नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 2 है 2 3 है, मतलब ए बी है बी सी है बट ए सी नहीं है, 1 3 नहीं है इसमें। तो यहां लिखेंगे आर संक्रामक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 2 बिलोंग टू आर,
2 3 बिलोंग टू आर बट 1 3 डज नॉट बिलोंग टू आर। तो यहां से क्या हो गया, ना ये स्वतुल्य है, ना सम्मित है, ना संक्रामक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि रियल नंबर, एक सेट है रियल नंबर का और रिलेशन है ए बी सच दैट ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। तो स्वतुल्य और ये होगा आर इक्वल टू क्या है, ए बी, ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी। और जो ये ए इक्वल टू आर मैं दिखाया हूं, यहाँ पे जो आर है कैपिटल आर, वो दिखा रहा है कि वो रियल नंबर का है। तो यहाँ पे हम पहले तो एक काम करते हैं कि देखते हैं ये स्वतुल्य होगा कि नहीं होगा। ए बिलोंग करेगा आर से, क्यों, क्योंकि ए इज लेस देन नहीं लेकिन इक्वल टू की भी साइन है, तो ए इज लेस देन आर इक्वल टू ए, तो ए बिलोंग करेगा आर से, तो आर क्या है, आर स्वतुल्य है। ठीक, अब यहां पे देखते हैं ए बी बिलोंग टू आर बट बी ए डज नॉट बिलोंग टू आर। क्यों, क्योंकि ए बी अगर हम लें 2 और 4 ये तो बिलोंग करेगा, लेकिन 4 और 2 बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि 2 4 क्या है, 2 लेस देन है 4 से, लेकिन यहाँ पे 4 क्या है, ग्रेटर देन है 2 से, तो इसका मतलब ये सम्मित नहीं है, आर सम्मित नहीं है। अब थर्ड देखेंगे संक्रामक है या नहीं। तो संक्रामक के लिए क्या होना चाहिए, ए बी बिलोंग टू आर और बी सी बिलोंग टू आर। इसका मतलब क्या है, ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी और बी इज लेस देन आर इक्वल टू सी। तो अगर यहाँ पे जो बी है वो किससे छोटा है, सी से, और जो ए है वो बी से छोटा है, तो इसका मतलब ए क्या हो जाएगा, सी से छोटा होगा, मतलब ए सी बिलोंग करेगा आर से, ए इज लेस देन आर इक्वल टू सी, तो आर क्या होगा, संक्रामक होगा। तो यहाँ पे आर स्वतुल्य भी है, संक्रामक है, लेकिन आर सम्मित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जांच कीजिए कि क्या आर ए मतलब रियल नंबर में रिलेशन ए बी ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी क्यू द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सम्मित अथवा संक्रामक है या नहीं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हमें स्वतुल्य दिखाना हो तो मतलब 1/2 होना चाहिए, क्योंकि ये भी तो रियल नंबर ही है। तो 1/2 तो ये हो गया, लेकिन 1/2 का क्यूब करेंगे तो 1/2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1/8 होगा, और 1/8 क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा 1/2 के। तो इसका मतलब जो ये रिलेशन दिखा रहा है वो यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है 1/2 के लिए, रियल नंबर के लिए। तो आर क्या होगा, स्वतुल्य नहीं होगा। सेकेंड देखते हैं सम्मित है या नहीं है। तो सम्मित भी देख लेते हैं, अगर हम ले लें 1 और 2 तो ये बिलोंग करेगा आर से। क्यों करेगा, क्योंकि ये 1 हो गया और 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि ये हो जाएगा। लेकिन 2 1 बिलोंग नहीं करेगा आर से। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि 2 लेंगे और 1 का क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, इसलिए 2 1 क्या होगा, बिलोंग नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आर जो है वो सम्मित भी नहीं होगा। फिर थर्ड है आर संक्रामक है या नहीं। तो उसको समझते हैं। अगर हम ले लें 3 और 3/2, ओके, तो 3 का क्यूब करेंगे और 3/2 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बिलोंग करेगा आर से, क्योंकि 3 इज लेस देन 3/2 क्यूब, ओके। और 3/2 और 6/5 ले लिया जाए तो ये भी बिलोंग करेगा आर से। इसका मतलब 3/2 इज लेस देन आर इक्वल टू 6/5 होल क्यूब। लेकिन अगर इन दोनों को लिया जाए 3 और 6/5 को, तो ये बिलोंग
नहीं करेंगे, क्योंकि 3 ग्रेटर हो जाएगा किससे, 6/5 के होल क्यूब से। तो इसका मतलब, क्योंकि यहाँ पे जो भी हम लिखे हैं 3, 3/2, 6/5, ये सब क्या है, रियल नंबर ही तो हैं, और यहाँ पे जो हमारा सेट दिया गया वो किसका दिया गया है, रियल नंबर का है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, R जो है वो संक्रामक नहीं होगा। तो यहाँ पे न ये स्वतुल्य है, न ही सम्मित है, और न ही संक्रामक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3, तो जो हमने समुच्चय लिखा है वो ए से डिनोट किया है, 1, 2, 3 में R 1, 2 और 2, 1 है, द्वारा प्रदत्त संबंध R सम्मित है, किंतु न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रामक है। तो स्वतुल्य नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो सेट ए है उसमें नंबर क्या है, 1, 2, 3, और यहाँ पे 1, 1, 2, 2, 3, 3 ये रिलेशन नहीं है, स्वयं से रिलेशन नहीं है, इसलिए क्या है, ये स्वतुल्य नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे कि 1, 1, 2, 2, 3, 3 डज नॉट बिलोंग टू आर, अतः ये स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, आगे लिख लेंगे, ये 1, 2 है, बिलोंग कर रहा है आर से, तो 2, 1 भी बिलोंग कर रहा है आर से, इसका मतलब सम्मित है, क्योंकि 1, 2, 2, 1 यही दो हैं, बाकी कोई और है नहीं। संक्रामक नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि 1, 2 है, 2, 1 है, दोनों बिलोंग कर रहे हैं आर से, तो ए बी और बी सी, तो ए सी हमें चाहिए, मतलब 1, 1 हमें चाहिए, 1, 1 यहाँ पे बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये स्वतुल्य भी नहीं है और संक्रामक भी नहीं है, केवल क्या है, आर सम्मित है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में है, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में, कोई कॉलेज है, वहां पे जो पुस्तकालय है वहां का एक बुक के समुच्चय हैं, और जो बुक है उसमें रिलेशन क्या है, एक्स वाई, यक्स तथा वाई के पेजों की संख्या समान है, द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध कब होगा, जब वो तीनों संबंधों को फॉलो करे, स्वतुल्य को, सम्मित को और संक्रामक को। तो यहाँ पे पहले तो देखें, यक्स बिलोंग टू आर होगा, क्यों होगा, क्योंकि यक्स में पेजों की संख्या यक्स के पेजों की संख्या के बराबर होगी। अगर आपके पास मैथ की बुक है तो जितना मैथ की बुक में आपके पेज होंगे उतना फिर से उसी मैथ की बुक में देखेंगे तो उतने ही पेज होंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स में पेजों की संख्या यक्स में पेजों की संख्या के बराबर है। समान है। तो इसका मतलब क्या होगा, आर स्वतुल्य होगा। ठीक है, आर क्या होगा, स्वतुल्य होगा, आर स्वतुल्य है। सेकंड क्या है, सम्मित के लिए क्या होना चाहिए, एक्स वाई बिलोंग टू आर। एक्स वाई बिलोंग टू आर का मतलब क्या हुआ, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या क्या है, समान है। एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। तो एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वाई तथा एक्स में भी क्या होगा, पेजों की संख्या समान होगी। वाई तथा एक्स में पेजों की संख्या समान होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वाई एक्स बिलोंग करेगा आर से, मतलब कि आर क्या होगा, सम्मित होगा। संक्रामक की बात करेंगे तो संक्रामक में भी वही हो जाएगा, एक्स वाई बिलोंग टू आर, वाई जेड बिलोंग टू आर। इसका मतलब क्या हुआ कि यक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है और वाई तथा जेड में भी क्या है, पेजों की संख्या समान है। इसका मतलब यक्स और जेड में भी क्या होगा, पेजों की संख्या समान होगा। भाई 3 बुक है, तीनों में पेजों की संख्या समान है, तो यक्स वाई में अगर पेजों की संख्या समान है और वाई जेड में पेजों की संख्या समान है, तो आप ये लिख सकते हैं ना कि यक्स और जेड में भी पेजों की संख्या
समान है। तो ये स्वतुल्य भी हो गया, सममित भी हो गया और संक्रामक भी हो गया। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये आर में क्या संबंध है, तुल्यता संबंध है। ओके, आर में तुल्यता संबंध है। दिया हुआ सिद्ध कीजिए कि ए एक सेट दिया हुआ है समुच्चय ए 1 2 3 4 5 में आर ए बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी सम है। मॉड ऑफ ए माइनस बी क्या होगा, सम होगा। जो हमारा रिलेशन है वो ये है। द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। आर एक तुल्यता संबंध है, वो हमें दिखाना, उसके आगे क्वेश्चन और भी है। तो पहले काम करते हैं, तुल्यता संबंध है कि नहीं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो तुल्यता संबंध है आर ए माइनस बी क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। तो यहां पे हम लिख सकते हैं यक्स यक्स बिलोंग टू आर। तो ये यक्स माइनस यक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा और यहां पे लिख दीजिए 0 क्या है, ओके। फिर सम्मित होगा कि नहीं ये देखते हैं। यहां पे लिखेंगे आर तुल्यता संबंध, ठीक है। आर सम्मित है कि नहीं वो समझते हैं। एक्स वाई बिलोंग टू आर, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स माइनस वाई मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई क्या है, सम है। तो अगर इसको y माइनस एक्स करें तो y माइनस एक्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन होगा, y माइनस एक्स। और ये माइनस जो है ये मॉड की वजह से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ये हो जाएगा y माइनस एक्स, और ये y माइनस एक्स भी क्या होगा, सम ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि y x बिलोंग करेगा r से, तो r क्या हो गया, सम्मित हो गया। फिर r संक्रामक है कि नहीं है वो देखते हैं। तो अगर x y बिलोंग कर रहा हो r से और y z भी बिलोंग कर रहा हो r से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस वाई भी सम है और y माइनस जेड भी क्या है, सम है। x माइनस वाई तथा y माइनस जेड क्या है, सम संख्या। तो यहां देखते हैं x माइनस जेड, x माइनस जेड, x माइनस जेड क्या होगा, सॉरी x माइनस जेड। तो x माइनस जेड को हम लिख सकते हैं x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड। अगर इन दोनों को एक साथ लें तो ये भी सम संख्या और ये भी क्या है, सम संख्या है। तो दोनों सम संख्या है तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस जेड भी क्या हो जाएगी, सम संख्या है। क्यों, क्योंकि दोनों सम संख्या, किसी भी सम संख्या को अगर दो सम संख्याओं को एक साथ जोड़ा जाए तो हमें क्या मिलता है, सम संख्या ही मिलती है। तो इसका मतलब x माइनस जेड क्या हो जाएगा, ये भी बिलोंग करेगा r से, मतलब ये संक्रामक भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि r तुल्य संबंध है, क्योंकि स्वतुल्य संबंध भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है। ठीक है, तो इसका मतलब r में क्या है, तुल्यता संबंध है। क्वेश्चन, ये तुल्यता मैंने लिख दिया, ये स्वतुल्य होगा, आर स्वतुल्य है। स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है। क्वेश्चन आगे अब पढ़ते हैं। प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। तो 1 3 5 और 2 4 ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है, ये भी बताना है। तो हम जानते हैं कि दो विषम संख्याओं का, ठीक है, सब्ट्रैक्ट घटाना क्या होता है, सम संख्या होती है। और दो सम संख्याओं को सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो क्या मिलेगा, हमें सम संख्या ही मिलेगी। जैसे ये 1 3 को अगर माइनस करें तो 2 आएगा, 1 5 को माइनस करें तो 4 आएगा, 3 5 को माइनस करें तो 2 आएगा।
लेकिन इसमें से कोई भी सम संख्या और एक विषम संख्या लेके हम सॉल्व करेंगे तो कभी भी हमारी सम संख्या नहीं आ सकती। और जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, सम संख्या ही मिलनी चाहिए। तो इसका मतलब जो 1 3 5 है इनका आपस में संबंध है और 2 4 का क्या है, आपस में संबंध है। 1 का 3 से, 1 का 5 से, 3 का 1 से, 3 का 5 से, 5 का 1 से, 5 से का 3 से, 2 4 4 2 ये होगा। लेकिन किसी भी 1 3 5 का 2 4 से संबंध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोई भी विषम संख्या में से सम संख्या घटाने पर क्या आएगा, विषम संख्या ही आएगी। या किसी भी सम संख्या में से विषम संख्या घटाने पर वहां पे भी क्या आएगी, विषम संख्या ही आएगी। इसलिए 1 3 5 का आपस में संबंध है, 2 4 का समुच्चय का आपस में संबंध है और इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं। इन दोनों का मतलब 1 3 5 का 2 4 मतलब इस वाले सेट के किसी भी एलिमेंट से कोई संबंध नहीं होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय A x बिलोंग टू z, मतलब x जो है वो इंटीजर है और x की प्रॉपर्टी क्या है, x इज लेस देन आर x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 बट लेस देन आर इक्वल टू 12। x की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी या उसके बराबर है और x की वैल्यू क्या है, 12 से छोटी या उसके बराबर है। तो रिलेशन क्या दिया गया, r a b a माइनस बी 4 का गुणज है। तो a माइनस बी 4 का गुणज है। तो पहले देखते हैं उसमें स्वतुल्य है या नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a बिलोंग टू r, a बिलोंग टू r का मतलब a माइनस ए इक्वल टू 0 और 0 क्या हो जाएगा, 4 का गुणज होगा। तो आगे लिख देंगे 0 4 का गुणज, अतः r क्या है, स्वतुल्य है। r स्वतुल्य है। अब सममित है कि नहीं वो समझते हैं। अगर ए बी बिलोंग करेगा r से तो इसका मतलब क्या है कि a माइनस बी मॉड ऑफ a माइनस बी 4 का क्या होगा, गुणज है। और इसी को अगर हम लिख दें a माइनस बी को माइनस b माइनस ए, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये भी 4 का गुणज होगा। कैसे होगा, क्योंकि ये माइनस है तो मॉड की वजह से वो माइनस तो हट ही जाएगा। ठीक है, b माइनस ए बी क्या हो जाएगा, 4 का गुणज है। और जब 4 का गुणज है तो इसका मतलब b ए बी बिलोंग करेगा r से, तो r भी क्या हो जाएगा हमारा, सममित होगा। ठीक है, अब संक्रामक में देखते हैं, r सममित है, यहाँ एक लाइन लिख देंगे हम, r क्या है, सममित है। अब देखते हैं r संक्रामक है कि नहीं। ए बी बिलोंग करेगा r से, बी सी भी बिलोंग करेगा r से, मतलब ये भी क्या है, 4 का गुणज है और बी सी भी क्या है, 4 का गुणज है। तो यहाँ पे लिख दें मॉड ऑफ a माइनस बी तथा मॉड ऑफ b माइनस सी, ये दोनों क्या है, 4 के गुणज है, 4 के गुणज है। चार का गुणज है। तो अगर a माइनस सी लिखना हो, मॉड ऑफ a माइनस सी अगर केवल लिखना हो तो हम ये लिख देंगे a माइनस बी प्लस बी माइनस सी। ये भी 4 का गुणज है, ये भी 4 का गुणज है और दोनों ऐड हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, ऑलरेडी 4 के ही गुणज होंगे। तो इसका मतलब मॉड ऑफ a माइनस सी बिलोंग करेगा, ए सी भी बिलोंग करेगा r से। तो क्या हो गया, ये हमारा जो स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। इसका मतलब जो फर्स्ट वाला है उसमें क्या है, तुल्यता संबंध है। सेकंड दिया हुआ है रिलेशन ए बी ए इक्वल टू बी, तो ए इक्वल टू बी भी क्या होगा, तुल्यता संबंधी होगा। ए इक्वल टू बी मतलब 0 0 के इक्वल होगा, 1 1 के इक्वल होगा, 2 2 के इक्वल होगा, ऐसे पूरा लिख डालेंगे और वो क्या हो जाएगा, तुल्यता संबंध होगा, स्वतुल्य संबंध होगा। इस सेकंड वाले का अगर हम देखें तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा,
0 0 1 1 2 2 और ऐसे ही 12, यही होगा ना। तो तुल्यता संबंध, स्वतुल्य संबंध तो दिख रहा है, स्वतुल्य है, 0 0 है, 1 1 है, ए बिलोंग कर रहा है R से। सममित भी है, इसमें 1 1 2 2 3 3 है, इसके अलावा कुछ तो है नहीं, 1 1 है तो 1 1 है, 2 2 है तो 2 2 है। संक्रामक भी है, संक्रामक क्यों है? क्योंकि इसमें बाकी कोई ए बी बी सी है ही नहीं, और अगर है भी तो संक्रामक को आप दिखा सकते हैं ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी बिलोंग कर रहा है, ए इक्वल टू बी है और बी इक्वल टू सी है, तो ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू सी है, तो ए इक्वल टू सी होगा कि नहीं? तो मतलब क्या हुआ कि ए सी बिलोंग करेगा आर से, तो संक्रामक भी है। ए सी करेगा बिलोंग आर से, तो इसका मतलब क्या हो गया? संक्रामक भी है। आर इक्वल टू 0 0 1 1 2 2 ऐसे बन गया, तो देख रहे हैं कि स्वतुल्य है, सममित भी है, और संक्रामक को हम ऐसे दिखा देंगे कि ये संक्रामक भी है। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड है वो भी क्या है? तुल्यता संबंध है। क्वेश्चन नंबर 10 अपने मन से लिखना है, इसमें बताना है आपको। 10th वाला जो क्वेश्चन है दिया, ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो सम्मित हो परंतु न तो स्वतुल्य हो न ही संक्रामक हो। तो ये अपने तरीके से क्वेश्चन को लिख सकते हैं, सभी लोग अपने अपने तरीके से। एक सेट ए ले लेते हैं, ए में 1 2 3 ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक रिलेशन अगर हम दिखा दें तो 1 2 और 2 1, ये देख रहे हैं सम्मित तो है लेकिन स्वतुल्य भी नहीं है और संक्रामक भी नहीं है। ओके, ऐसे बाकी भी आगे के क्वेश्चन है 10th वाले में, तो उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत इजी है 10th का क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। दिया हुआ सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में एक रिलेशन R दिया हुआ है PQ, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी और बिंदु O की मूल बिंदु से दूरी समान है, द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। एक पार्ट तो ये हो गया, और सेकंड पार्ट है कि पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P जो है वो मूल बिंदु नहीं होगा, से संबंधित सभी दूरियों का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। तो यहाँ पे जो हमें रिलेशन दिखाना है वो क्या दिखाना है? PQ, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी Q की मूल बिंदु से दूरी। तो सीधे क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को, और सॉल्व कैसे करना है वो देख लेते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे जो रिलेशन दिया गया है वो ये दिया गया है कि ये हमारा एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और ये हमारा क्या है? मूल बिंदु है, और यहाँ से कोई भी दूरी, ये मान लें वो है P और ये Q, आपस में क्या होगी? इनकी दूरी आपस में इक्वल होगी। तो जाहिर सी बात है ए बिलोंग टू आर। क्यों करेगा बिलोंग? क्योंकि अगर ये ए है, OP को ए मान लें, तो ये आपस में इक्वल तो होंगे ही, तो इसका मतलब आर क्या होगा? स्वतुल्य होगा। OP इक्वल टू OQ होगा, तो OQ इक्वल टू OP भी लिख सकते हैं, मतलब एक्स वाई बिलोंग करेगा आर से, मतलब ये x मान लें और ये y, ये दोनों की मूल बिंदु से दूरी क्या है? समान है। तो हम ये भी लिख सकते हैं ना कि ये x और ये y, तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि y और x की मूल बिंदु से दूरी समान है। तो ये y और x भी क्या करेंगे? बिलोंग करेंगे r से। एक और ले लेते हैं z कोई, ये x y का भी इक्वल है और z का भी आपस में क्या है? इक्वल है। कहाँ से डिस्टेंस? मूल बिंदु से। मूल बिंदु से जो दूरी है ये x o q की, OP की, और इसको भी कुछ मान लेते हैं o m की, ये इक्वल है। x y z के फॉर्म में हम इसकी डिस्टेंस को दिखा रहे हैं, तो इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है? x y बिलोंग करेगा r से, y z भी बिलोंग करेगा r से। तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों दूरी आपस में इक्वल है, ये भी दूरी, तो तीनों आपस में इक्वल हो गए। तो हम ये लिख सकते हैं ना कि x और z भी क्या होंगे? बिलोंग करेंगे r से। इसका मतलब क्या होगा? संक्रामक भी होगा। बाकी स्टेप वाइज आप लोग लिख लीजिएगा, मैं समझा दे रहा हूँ केवल। ये जो दूरी है a से हम डिनोट किए हैं फर्स्ट वाले में,
तो ये ए की दूरी मूल बिंदु से पी की दूरी क्या है, आपस में इक्वल है, तो ये बार बार आप लिख सकते हैं ना कि ये दूरी आपस में इक्वल है, तो वही ए है। यक्स वाई बिलोंग टू आर, मतलब यक्स और वाई अगर आपस में समान दूरी पर है मूल बिंदु से, तो वाई यक्स भी हम बोल सकते हैं ना कि वाई यक्स भी क्या है, समान दूरी पर है। ये यक्स और वाई समान दूरी पे है और वाई जेड समान दूरी पे, तो इसका मतलब यक्स जेड भी क्या होगा, समान दूरी पर होगा। इसमें एक क्वेश्चन और है कि कोई बिंदु जो हम अगर ले लें और वो कहाँ होना चाहिए, मूल बिंदु पर नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कहीं भी हो, तो अगर मूल बिंदु से दूरी क्या हो, समान हो। मूल बिंदु से दूरी समान होने का मतलब कि अगर हम यहाँ पे एक बिंदु ले लें, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये है, तो ऐसे ही समान दूरी का ले लें तो ये क्या बनाएगा, एक सर्कल बनाएगा ना वृत्त का, और जिसका केंद्र बिंदु कहाँ होगा, मूल बिंदु पर। तो हमसे यही पूछ रहा है उस क्वेश्चन में कि पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P जो P इज नॉट इक्वल टू 0 0, मतलब मूल बिंदु से संबंधित नहीं है, से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे जो भी होगा केंद्र बिंदु से जो दूरी होगी वो अगर a है तो वो क्या काम करेगी, रेडियस का, और o क्या करेगा, किसका काम, केंद्र का। और जो o से मान लेते हैं ओ के या ओ एम कुछ भी मान लें, तो वो किसका काम करेगा, त्रिज्या का, इस वृत्त का क्या करेगा, त्रिज्या का काम करेगा। और जो ओ होगा मूल बिंदु होगा वो क्या काम करेगा, क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में आर बराबर T1 T2 के समरूप है। मतलब जो सेट दिया गया है वो क्या है, सभी त्रिभुज हैं, और जो रिलेशन दिया गया है वो क्या है, T1 T2 के समरूप है, मतलब समरूप त्रिभुज होना चाहिए। फिर दिया हुआ है द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि उसमें क्या होना चाहिए, तुल्यता संबंध में स्वतुल्य होना चाहिए, सममित होना चाहिए और संक्रमक। अगर ये तीनों संबंध हैं तो वो तुल्यता संबंध होगा। तो टी बिलोंग टू आर, क्यों, क्योंकि कोई भी त्रिभुज या जो भी त्रिभुज होते हैं सभी क्या होते हैं, खुद के समरूप होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है। प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है। तो ये इससे क्या हो जाएगा, R जो होगा वो क्या होगा, स्वतुल्य होगा, वो लिख लीजिएगा, R स्वतुल्य है। T1 T2 भी बिलोंग करेगा R से, मतलब T1 किसके समरूप है, T2 के समरूप है, अतः T2 भी क्या होगा, T1 के समरूप होगा। T2 भी क्या होगा, T1 के समरूप होगा, मतलब ये भी बिलोंग करेगा R से, मतलब सममित होगा। ओके, R क्या सममित है, यहाँ पे लिखेंगे हम T1 T2 के समरूप है, अतः T2 भी क्या होगा, T1 के समरूप होगा, तो इसका मतलब T2 T1 बिलोंग करेंगे R से। थर्ड क्या होगा, T1 T2 बिलोंग टू R और T2 T3 बिलोंग टू R। तो यहाँ हम दिखाएंगे T1 T2 के समरूप है और T2 T3 के समरूप है। अगर हम तीन त्रिभुज ले लें और T1 T2 T3 के, और ये कहें कि ये तीनों क्या हैं, समरूप हैं, तो तीनों समरूप हैं, तो इसका मतलब क्या है, T1 T2 समरूप है, T2 T3 समरूप है, तो T1 T3 भी क्या होंगे, आपस में समरूप होंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे T1 T3 भी अतः क्या हो जाएंगे, समरूप होंगे, तो ये बिलोंग करेंगे R से। तो ये क्या होगा, स्वतुल्य भी होगा, सममित भी होगा, संक्रामक भी होगा। इसका मतलब ये क्या होगा, एक तुल्यता संबंध होगा। और समरूप में हम जानते हैं कि सभी भुजाओं के अनुपात आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं 3 4 5 है, 5 12 13 और 6 8 10 है, तो जिसके में रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, वही होगा 3/6, 4/8, 5/10। सबके रेशियो कैंसिल होने के बाद 1/2 हो रहा है, मतलब T1 और T3 में क्या है, रिलेशन है, इसमें नहीं होगा, देखने से ही पता चल रहा है कि 1/2 का आएगा, और T2 से किसी का रिलेशन नहीं दिया है। जो अगला क्वेश्चन उसमें सेकंड वाला है वो यही है
कि भुजाएं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाएं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाएं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। T1, T2 और T3 में कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं? तो परस्पर संबंधित कौन है? T1 और T3 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है, सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए, अगर जो भी बहुभुज हैं, यहाँ पे जो भी बहुभुज हैं, ट्रायंगल, त्रिकोण, त्रिभुज या चतुर्भुज जो भी हैं, वो सारे बहुभुजों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे दिया है कि रिलेशन क्या है, P1 P2, P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। प्रत्येक से परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय A के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 में जो दिया गया वो सुन लीजिए, समझ में आ जाएगा। सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय, तो इसमें जितने भी बहुभुज हैं उन सारे समुच्चय हैं, जो भी सेट ए हमारा है वो समस्त बहुभुज है। किसी की 3 भुजाएं होंगी, किसी की 4, किसी की 5, किसी की 6, सभी हैं। और उसमें रिलेशन हमें क्या लिखना है कि P1 P2, P1 तथा P2 के भुजाओं की संख्या समान है। जैसे कोई चतुर्भुज है, चतुर्भुज कोई भी हो, वर्ग हो, आयत हो, कुछ भी हो, वो उनकी केवल भुजाओं को हमें देखना है और कुछ नहीं देखना है। त्रिभुज जो है वो कोई भी त्रिभुज हो, समकोण हो, विषम हो, समबाहु हो, समद्विबाहु हो, उससे मतलब नहीं है, बस वो त्रिभुज है, 3 भुजाएं हैं। तो यहाँ पे पहला जो होगा स्वतुल्य होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर कोई चतुर्भुज है या कोई त्रिभुज है, अगर उसमें 3 भुजाएं हैं और उस त्रिभुज को हम ए मान लें, तो फिर ए लिखेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए तथा ए की भुजाओं की संख्या समान है, तो इसलिए वो क्या हो जाएंगे? स्वतुल्य होंगे। फिर सेकंड है सममित, तो सममित भी होगा। x और y, x y दोनों की भुजाओं की संख्या समान है, तो y x की भी क्या होगी? समान होगी, तो ये सममित भी होगा। संक्रामक भी होगा, x और y का समान है, y और z की भुजाओं की संख्या समान है, तो x और z की भी भुजाओं की संख्या क्या होगी? समान होगी, तो वो क्या है? संक्रामक भी है। अब यहाँ पे दिया 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयव लिखिए। तो उससे संबंधित सभी अवयव क्या होंगे? वो त्रिभुज है ना भाई, त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, हाँ समकोण त्रिभुज है, तो वो त्रिभुज है, तो उससे संबंधित जो अवयव होंगे वो क्या होंगे? त्रिभुज के ही होंगे, 3 भुजाओं वाले होंगे, तो उससे संबंधित सभी अवयव क्या होंगे? त्रिभुज होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है 14, मान लीजिए कि एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय। यहाँ पे एक्स वाई तल में जितनी भी रेखाएं हैं वही सेट है, वही समुच्चय हमारा, और वहाँ से एक रिलेशन हम ला रहे हैं। रिलेशन जो है वो क्या है? L1 L2, L1 समांतर है L2 के, और क्या दे रहा है? समांतर है L2 के द्वारा परिभाषित संबंध R है। सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है और रेखा y = 2x+4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो हमें इससे संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय भी ज्ञात करना है। तो पहली चीज देखें, L1 L2 है, तो अगर कोई रेखा हम ले लें L, तो ये क्या होगी? खुद के समांतर होगी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे L बिलोंग टू R। क्यों? क्योंकि प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर होती है, अतः R क्या हो जाएगा? स्वतुल्य होगा। फिर सेकंड क्या है? सममित, तो यहाँ पे ऐसे लिख लें L1 और L2, तो L1 समांतर है L2 के, इसका मतलब क्या है? L1 L2 बिलोंग करेंगे R से, तो L1 और L2 समांतर है, तो इसका मतलब L2 L1 भी क्या होंगे? समांतर ही होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे L2 L1 बिलोंग टू R, मतलब L2 L1 के समांतर है, अतः क्या हो गया? सममित भी होगा। अब संक्रामक की बात करते हैं। L1 L2 समांतर है, L2 L3 समांतर है, तो इसका मतलब क्या होगा? L1 L3 भी आपस में क्या होगा? समांतर होगा, अतः ये संक्रामक भी होगा। L1 L2 बिलोंग करेगा R से, L2 L3 बिलोंग करेगा R से, तो L1 L3 भी क्या करेगा? बिलोंग करेगा R से, इसका मतलब ये क्या हो गया? संक्रामक भी होगा।
अब यहाँ पे दिया y इक्वल टू 2x प्लस 4 से रिलेटेड सभी हमें अवयव लिखने हैं, एलिमेंट लिखने हैं। तो जानते हैं ये जो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, वो m क्या होता है, स्लोप, ढाल दिखाता है ना। तो अगर कोई लाइन अगर हम ड्रॉ कर दें तो जितनी ये ढाल है उतनी ही ढाल सबकी होनी चाहिए, स्लोप वही होना चाहिए। तो यहाँ पे y इक्वल टू एम एक्स तो वही रहता है, जो c है ये 4 जो है यही चेंज होता रहेगा। तो इसका मतलब y इक्वल टू 2x प्लस के, और k क्या हो जाएगा, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, k लिख लीजिए या c लिख लीजिए, कुछ भी। ओके, फिर एग्जांपल 15 दिया गया है, a इक्वल टू 1 2 3 4, ये एक सेट है 1 2 3 4 का, और ये एक रिलेशन है। तो हमें बताना है कि ये जो रिलेशन है वो क्या है, स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, या क्या है। ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। तो पहले तो देख लीजिए, स्वतुल्य होगा, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, तो स्वतुल्य है। सममित देख लेते हैं, 1 2 है तो 2 1 है क्या, नहीं है, तो सममित नहीं है। 1 2 है, 2 2 है, तो 1 2 है। 1 2 2 3 3 3 2 है, तो 3 2 भी है। 1 3 3 3 है, तो 1 3 भी है। तो ये संक्रामक भी है, स्वतुल्य भी है, सममित नहीं है, ऑप्शन बी। 16 है, r इक्वल टू ए बी सच दैट a इक्वल टू b माइनस 2, b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 6। तो यहाँ पे देख रहे हैं b की वैल्यू ग्रेटर देन 6 कहाँ कहाँ पे है, वो देख लेते हैं। और दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 2 का है। तो यही एक है ना, दोनों के बीच में डिफरेंस भी 2 का है। b की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 6 भी है, 8 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 और 8। आप b की वैल्यू 8 रखेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। तो ये एक्सरसाइज जो है प्रश्नावली 1.1 खत्म हो गई। आगे का